वो भी बेच दी उसके पीछे, लेकिन उसने क्या करा, यहाँ से लोग अपने छोड़ के चलेगा, वहीं पे रहता है। आज उसको खुद भी नहीं लेता, जब कैसे है, ये है, पर है, ऐसे ना लगे। मैडम आपका पार्सल, मैडम 800 रुपये। अच्छा ठीक है, फोन पे कर, मैडम 800 रुपये। अगर आप बताना से मोहब्बत करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब हम भी कमेंट जरूर करें। किए ना व्हाट्सएप 86%। ऑर्डर करती रहो, 68 रुपये का ही करती रहो ऑर्डर। नहीं अपने पैंट इस ऑन मेरे अतिरिक्त जिस भी गाड़ी आप तो क्या
सर, गुड आफ्टरनून सर। आवाज आई मेरी? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ओके, स्टार्ट करें। हाँ सर, टाइम हो गया। तो कोई जो ज्वाइन करेगा वो करता रहेगा फिर। यस सर। तो कल हम रुके थे वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम क्या है? डॉक्यूमेंट्स है जो कंट्रोल करता है आपकी एक्टिविटी। जनरली इसमें हाई रिस्क एक्टिविटी जो होती है, नॉन स्टैंडर्ड एक्टिविटी होती है, और इन शॉर्ट हम उसको बोलते हैं नॉन रूटीन वर्क। नॉन रूटीन वर्क के लिए हम क्या करते हैं? परमिट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दे आर इशू जनरली बाय द मैनेजर और सुपरवाइजर and allow person or group of person to carry out the task under control. Permit to work systematic process है, designed to identify, communicate, mitigate, control risk hazard. आपको वर्क परमिट के साथ आपका हीरा भी लगता है, जेएससी भी लगता है, टूलबॉक्स टॉक्स भी लगता है, और सारा कुछ विद प्रॉपर प्रोसीजर से होता है, और उसको सुपरवाइज भी करता है, और बीच में सेफ्टी ऑफिसर चेक भी करता है कि कोई वायलेशन है या नहीं। तो ये किस लिए काम आता है? The permit to work is a systematic process designed to identify, communicate, mitigate, control risks in hazardous area, non-standardized situation, and potentially hazardous condition such as shutdown or prevent accident. अब इसमें कितने टाइप के होते हैं परमिट? टाइप ऑफ परमिट, फर्स्ट होता है जनरल वर्क परमिट। कोई भी काम करने के लिए आपको वर्क परमिट लेना होता है, भले ही वो हाई रिस्क नहीं हो, तभी एक जनरल वर्क परमिट होता है। और उसके साथ एडिशनल परमिट्स होते हैं या हाई रिस्क परमिट होते हैं। अब उसमें हाई रिस्क परमिट में कौन कौन से आते हैं? पहले आता है हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट कहाँ यूज करते हैं? कि ऑथराइज टू वर्क दैट प्रोड्यूस स्पार्क, फ्लेम एंड अदर सोर्स ऑफ इग्निशन। अब ये कहाँ पे भी होगा? एक तो खुले में रहेगा तो उसमें रिस्क ज्यादा नहीं है, बट अगर फ्लेमेबल एरिया या कंबस्टिबल एरिया सराउंडिंग हो तो वहां स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हॉट वर्क परमिट में आपका आता है वेल्डिंग, सोल्डरिंग, फ्लेमेबल गैसेस एंड अदर हीट जनरेटिंग ऑफवर्ड। दूसरा आता है कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट में आपके मैकेनिकल वर्क जितने हैं वो सारे आ जाते हैं। बेंडिंग है, शेयरिंग है, स्क्वीजिंग, ड्रॉइंग, दीज आर द कोल्ड वर्क परमिट। ठीक है, हॉट परमिट में क्या क्या ऑथराइजेशन होता है? ऑथराइज टू वर्क ऑन एलिवेटेड स्पेस, सॉरी हाइट वर्क। हाइट वर्क परमिट क्या होता है? एलिवेटेड स्पेस के ऊपर। अब हाइट कितनी होती है? 1.8 के ऊपर, या 2 मीटर हम मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये जो 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये भी कंसेप्ट अब लगभग लगभग खत्म ही हो गया है। अब जनरली थोड़ा सा भी ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं उसको हाइट वर्क बोलते हैं। अब उसमें क्या क्या यूज होता है? लैडर, स्कैफोल्ड, मोबाइल एलिवेटर प्लेटफॉर्म्स और अदर स्पेसेस दैट ऑफ ग्राउंड। आपका कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं? कोई डेफिनेशन बताता है क्या कन्फाइंड स्पेस की? कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं? हेलो हेलो, हेलो। मेरी आवाज आ रही है? आ रहे सर, आ रहे। तो रिप्लाई कन्फर्म करो यार, स्पेस की कन्फाइंड सर, स्पेस बड़ा किसको बड़ा बोलते हैं? बड़ा बड़ा वाटर टैंक हो गया, और जिधर एग्जिट करने के लिए जगह नहीं है और अंदर ये बहुत है। एग्जाम्पल हो गए, हाँ, ये एग्जाम्पल हो गए। कन्फाइंड स्पेस उस एरिया को बोलते हैं जहां पे नॉर्मल रेसिडेंस आप नहीं कर पाओगे।
लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड प्लेस होता है, लिमिटेड एंट्री होती है, और वहां पे जो गैसेस होती है जहां जिसके कारण एस्पेक्सिया मींस दम घुटना या अदर प्रॉब्लम हो सकती है, उस जगह को हम बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस की क्लियर कट डेफिनेशन दी है। तो उस जगह में काम करने के लिए आपको कन्फाइंड स्पेस परमिट लेना पड़ता है कि ऑथराइज परमिट, उसको एक तो वो एक जगह होगी जिसको आप कन्फाइंड स्पेस बोलते हो, वो लॉक एंड की में रहती है, उसपे ऑथराइजेशन लिस्ट लगी होती है, उन्हीं के पास उसका एक परमिट देने का और एंट्री करवाने की जिम्मेदारी होती है। वहां पे भी डायरेक्ट आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ऑथराइज टू परफॉर्म टास्क इन नैरो स्पेस which prone to hazard like asphyxia and a substance that has ability to engulf toxic atmosphere। तो कटवाइट स्पेस में सबसे पहले क्या करना होता है कि वहां पे आप जाके मल्टी गैस डिटेक्टर से चेक करते हो। सबसे पहले क्या देखना होता है, ऑक्सीजन लेवल है नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल कितनी होनी चाहिए नॉर्मल वर्क के लिए, कितनी होनी चाहिए? 19.5 से लेके 23.5 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में अगर वो नहीं है तो आपको वहां पे मैकेनिकल वेंटिलेशन करके वहां डाइल्यूट करना होगा वो एटमॉस्फेयर, सो दैट आदमी काम कर पाए। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वहां पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। दूसरा आपको देखना है कि कोई फ्लेमेबल गैसेस है या नहीं, एलईएल मीटर होता है, एलईएल मीटर से आप वहां पे चेक करते हैं। अदर गैसेस है क्या, CO2, CO, देन NO2, SO2 और मीथेन, ये सारा आप चेक करते हो। मीथेन एलईएल में आता है, फ्लेमेबल में, ठीक है। अगर वो गैसेस है तो वहां पे आपकी एंट्री या काम जो कर रहे हो वो रिस्ट्रिक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद परमिट देते हो, परमिट देने के लिए पेयर में आदमी नीचे जाएगा, काम करेगा, आधे घंटे बाद बाहर आएगा, उसका एक रजिस्टर मेंटेन होगा। ये सारा कुछ किसमें आता है, कन्फाइंड स्पेस में। तो क्या है, ऑथराइज्ड टू परफॉर्म टास्क इन एरोस्पेस व्हिच prone to hazard like asphyxia, substance that has ability to engulf toxic atmosphere, and confined space refer to vent shaft, sewage tank and much more। तो ये एग्जांपल हो गए। देन एक्सकेवेशन परमिट, पिछले बार से पढ़ते जा रहे हैं एक्सकेवेशन कि जमीन से हम नीचे जाते हैं, खुदाई करते हैं, उसको कहते हैं एक्सकेवेशन। अब लैंड डिगिंग में क्या क्या हो सकता है कोई आपकी यूटिलिटी लाइन जा रही हो या इलेक्ट्रिक लाइन जा रही हो, तो उसके लिए परमिट मस्ट है कि उस जगह क्लियरेंस लेना पड़ता है सारे लोगों का कि हाँ भाई हमारी यहाँ से कोई लाइन नहीं जा रही, हमें मैकेनिकल लाइन जा रही है, ना यूटिलिटी लाइन जा रही है, ना इलेक्ट्रिकल लाइन जा रही है, ना आईटी लाइन जा रही है, ना जितने रिलेटेड उसके स्टॉक होल्डर्स होंगे उनसे क्लियरेंस लेना होता है। उसके बाद ही उसका परमिशन देते हैं। विद इन अ प्लांट बता रहा हूँ, बाहर करते हैं तो बाहर कॉर्पोरेशन और उनसे लेना होता है। सो authorized for personnel to mine or dig land in order to build infrastructure, extract source, under the earth hidden artifacts जो मैंने अभी बताया। The risks involved in excavation include falling, being trapped, explosion, airborne contamination, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क केमिकल वर्क परमिट। केमिकल वर्क परमिट में क्या होता है कि जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे केमिकल्स जैसे नाइट्रोजन है, अमोनिया है या क्लोरीन गैस है, वो कितने परसेंट में है, क्या है, या और अदर केमिकल्स कौन कौन से है वो चेक करते। ऑथराइज वर्क विथ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस और केमिकली इंड्यूस एटमॉस्फेयर दैट इज आइदर टॉक्सिक और करेसिव बाय द नेचर। अब उसके लिए फुल बॉडी एप्रॉन या जो नाइट्रोजन सूट हो, केमिकल्स के लिए अलग अलग सूट आते हैं, वो पहनना होता है। मॉनिटरिंग होती है। सो केमिकल इंजीनियर दैट मोस्टली वर्क इन केमिकल प्लांट्स एंड लैब, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट, इलेक्ट्रिकल परमिट के लिए क्या है, कहाँ काम कर रहे हैं, डायरेक्ट हॉटलाइन पे तो आप काम कर नहीं सकते, तो उसको पहले आइसोलेट करना होता है, ठीक है। तो ऑथराइज टू वर्क इन हाई वोल्टेज जोन that are prone to uncontrolled dispersion of electricity. Common electrical isolation work is to manage log out, tag out and test out system. यहाँ खाली लोटो दिया है, अब लोटो की जगह क्या आ गया है, लोटोटो, लॉक आउट, टैग आउट एंड टेस्ट आउट। टेस्ट आउट में फाइनल पता चलता है कि हाँ अब यहाँ कुछ भी ऐसा रेसिडुअल एनर्जाइज इक्विपमेंट नहीं है या रेसिडुअल एनर्जी नहीं है, एंड आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है काम करने का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये मेंटेन करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, टू आइडेंटिफाई ऑल द पोटेंशियल हजार्ड एंड मिटिगेट देम, कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट एजेंसी टू सेफ्टी, clearly identifies all PP related to work tasks, act as a method statement for task performance, सबका क्लियरेंस होता है, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, ensure proper level of authorization and supervision, clear accountability within involved person, clear। अब देखते हैं हम important feature and content of work permit system क्या क्या है। तो ये सबसे पहले क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें एंटीसिपेट किया जाता है हजार्ड को, प्रिवेंटिव मेजर्स उसके टेकन किए जाते हैं टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट। वर्क परमिट इज ए फॉर्म ऑफ लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंट, इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बेसिक स्टैंडर्ड एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो आपके परमिट के साथ क्या क्या लगता है, एसओपी भी लगता है, जेएसए भी लगता है, हीरा अगर जरूरत है तो वो भी लगता है, लोटो लगा है तो लोटो का नंबर और टैग लगा होगा उसका। तो उस परमिट के थ्रू देखने पे कोई भी बंदा आपका क्लियर हो जाता है कि हाँ ये अंडर प्रॉपर ऑर्गेनाइज टेक्निक्स के हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बेसिक स्टैंडर्ड एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्पेलिंग आउट द टास्क, लोकेशन, personnel involved, equipment, method, precaution taken, and the time needed for operation to be performed. Some jobs in a factory are dangerous to life and therefore well advanced precautions are being taken before commencing or until the completion. Hard work like welding, cutting, and entering any confined vessel, वर्किंग एट हाइट और वर्किंग ऑन फ्रजाइल रूफ, वर्क एट हाइट में ही आएगा ये, ओपनिंग ऑफ डेंजरस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल वर्क, हैंडलिंग डेंजरस केमिकल एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ हाई रिस्क परमिट्स। वर्क परमिट सिस्टम रिक्वायर दैट आर ऑथराइज्ड टू बी इशूड एंड ऑब्टेन्ड बिफोर एनी वर्क टू बी परफॉर्म ऑन प्रोसेस, इक्विपमेंट और एरिया and instruction content there must be strictly followed by the permit worker until time limit। तो उसका भी टाइम लिमिट होता है कि आपका परमिट जनरली शुरू होता है जब सनराइज होता है। जनरली ऑफिस शुरू होता है हमारा, हम मान लेते हैं कि 9 बजे, और 9 बजे से 5 बजे तक आप परमिट, जो स्पेशल परमिट्स होते हैं, परमिट होता है आपका जनरल वर्क परमिट या स्पेशली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो होते हैं, ये 7-7 दिन के लिए देते हैं, बट स्पेशल परमिट जो होते हैं या हाई जॉब परमिट जो होते हैं, ये उसी दिन के लिए 8 घंटे के लिए या 7 घंटे के लिए होता है। अगर उस काम को अगर आगे बढ़ाना है तो उस परमिट का एक्सटेंशन लेना पड़ता है। ये प्रोसीजर आप सबको पता भी होगी, सभी लोग काम करते हैं ना। हाँ सर, अलग अलग यस सर, तो प्रोसीजर पता ही होगी, ठीक है। यस सर। Equip the work permit system authorization and obtained before any work is performed and processed. Equipment or area instruction content therein must be strictly followed by the permit worker until time limit. अब work permit system should cover the following point. क्या क्या कवर करते हैं,
who require a permit, that is contractor, engineer, maintenance worker, जो भी हो. Then what required to permit? All maintenance work, tank cleaning, electrical inspection, जो भी होगा. What type of permit are available? अलग अलग परमिट होते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की, और उनका कलर भी अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है. Who is responsible for issuing the permit? So who is responsible for issuing permit? बताइए. परमिट रिक्वेस्टर. रिक्वेस्ट भरता है सर वो. परमिट जो इश्यूअर होता है, इश्यूअर जो रिलेटेड इंजीनियर जिस डिपार्टमेंट का हो, जैसे मेंटेनेंस का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, वो होता है. देन अरेंजमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर वर्कर सारी अरेंजमेंट करेगा. आपका जो ऑथराइज इश्यूअर होगा वो जाएगा, वो सारा चेक शीट चेक करेगा. जेएसए है, टूल बॉक्स है, हीरा लगता है तो हीरा लगेगा, किया है तो लोटो, ये सारा चेक करने के बाद वो साइन करेगा. फिर उसका एचओडी साइन करेगा, या जो भी ऑथराइज, हर जगह अलग अलग होता है. कोई जगह एक सीनियर मोस्ट मैनेजर या सीनियर मैनेजर होता है, कहीं कहीं जगह ऊपर लेवल पे जरूरत होती है, उसकी साइन होगी. फिर रिलेटेड जो वर्क होगी, जो काम करेगा कस्टोडियन, उसकी साइन होगी. ये सारा करते हो आखिरी में आएगा सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास. सेफ्टी ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब साइट पे जाएगा, जो लिखा है वो साइट पे होना चाहिए, या जो साइट पे है वही लिखा होना चाहिए, वाइस वर्सा. अगर उसमें थोड़ी सी भी तफावत लगती है, देन आपको वो करेक्ट करवाना है और परमिट काम करना शुरू करवाना. सेफ्टी ऑफिसर का काम जॉब रोकना नहीं है. सेफ्टी ऑफिसर का काम है अनप्लान, अनमैनर, अनऑर्गेनाइज जो सेफ्टी वायलेशंस है वो जॉब रोकना, वो करेक्ट करवाना या बताना, और वो जॉब शुरू करवाना. क्योंकि हम या आप जो जाते हो वो काम होगा तभी तनख्वाह मिलेगी. तो हमारा काम जॉब रोकना नहीं है, हमारा काम है सही तरीके से जॉब करवाना. अगर उसमें प्रॉब्लम कर रहा है सामने वाला और नहीं हो रहा, तो आपके पास 100% ऑथराइजेशन है उस जॉब को रोकने का. फिर जो सीनियर मोस्ट जो भी आएंगे वो जो बताएंगे उसी हिसाब से काम होगा, बट विथ सेफ्टी. अगर नहीं है तो नहीं होगा. जैसे अब कन्फाइंड स्पेस का मैं एग्जांपल देता हूं. कन्फाइंड स्पेस में आपका फॉर्म 7 भरा जाता है, ठीक है. अगर फॉर्म 7 नहीं है, या जो भी बंदा हाइट वर्क पे काम कर रहा और उसका वर्टिगो नहीं हुआ है, तो वो चलेगा नहीं. आपके परमिट टू वर्क में सारी चीजें, वो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं या नहीं, वो चेक करना है. उनका मेडिकल हुआ है या नहीं, उनका वर्टिगो हुआ है या नहीं, क्या क्या चीजें है, ये है. ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. आप Clear, sir, बोलते जाओ, clear. मेरे को आवाज. हाँ. देन अरेंजमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द इश्यूज, revalidate and retention period of permits. Most commonly used permit are fire or hot work permit, safe vessel entry permit जो confined space में आएगा, excavation permit, electrical permit, chemical hot work permit, height या depth permit, ये सारे आपके permit है. Who issue and whom? So supervisor, safety officer or responsible officer of the area and equipment issue work permit. जो भी वहां पे होगा वो इशू करेगा. It is generally issued in the name of supervisor or technician who has carried out the required job under direct supervision. supervision में होगा. Content of permit का होगा, What does a permit contain? कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है. Name of person responsible for the job. Related जो ऑफिसर होगा डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट में करवाना उसका,
नेचर ऑफ वर्क क्या है, स्कोप ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट द पर्सन बिलोंग्स टू, ड्यूरेशन ऑफ जॉब, PP required, name of the issuer, risk assessment document if required, high risk permit closing detail, potential hazard to watch out for, or additional permit are needed for the same job. जैसे हाइट वर्क भी है, हॉट वर्क भी है, क्लियर। ऊपर में आपको वेल्डिंग करना है हाइट पे, तो हाइट परमिट और दोनों परमिट आएंगे। परमिट क्लोजिंग डिटेल आपकी हो गई। पोटेंशियल हजार्ड टू वॉच आउट, जैसे हॉट वर्क परमिट, तो वहां फ्रैक्चर भी होना जरूरी है, या ज्यादा रिस्की है तो पीछा के आपको रेडी करके रखना होता है। तो ये कितना कॉम्प्लिकेशन है, कितने और परमिट उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, वो सारी आ जाती है। देन एडिशनल परमिट हो गया, वर्क परमिट, क्लोजर एंड वॉच टाइम, ये सारी चीजें आ गई। देन रीजन ऑफ फेल्यूर ऑफ वर्क परमिट सिस्टम, क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट, रॉन्ग टाइप ऑफ वर्क परमिट यूज, जैसे को मशीन लिफ्टिंग का है, मशीन लिफ्टिंग का परमिट लेना है, बट हमने लिया हाइट वर्क परमिट, अब वो मैच तो नहीं करेगा बहुत सी चीजें, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग परमिट हो गया। इनवैलिड वर्क परमिट इज यूज, बहुत पुराना, सालों पुराना एक हॉट वर्क बुक पड़ा हुआ है या हाइट वर्क बुक पड़ा है, क्योंकि नया हमने इशू करवाया नहीं, हम उसी के ऊपर भरे जा रहे हैं। रॉन्ग टेक्निक है, क्योंकि कुछ चेंजेस किए होंगे, जो चेक वो ही परमिट में डाल दी होगी, या नया कुछ स्क्रूटनाइज किया होगा, तो वो उस बुक में नहीं आएगा। इनवैलिड वर्क परमिट इज नॉट टू बी यूज। रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क ऑन वर्क परमिट, करना कुछ था, भरा कुछ गया है, तो ये सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साइट पे ईच एंड इन एवरी परमिट एटलीस्ट देखा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फेल्यूर टू रिकॉग्नाइज हजार्ड्स वेयर वर्क इज टू बी कैरिड आउट, फ्लेमेबल सब्सटेंस पड़ा है, हम वहीं वेल्डिंग करे जा रहे, या वो स्पैटर गिरा है कोल एरिया में, हम अपना हॉट वर्क परमिट करके खत्म कर लिया, बाद में चला कि रात में आग लग गई, तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। परमिट जब भी होता है क्लोज, आधे घंटे तक वहां वॉच कर, आधा एक घंटा, उसके बाद ही परमिट क्लोज करना है। नॉट फॉलो द परमिट कंडीशंस, जो जो लिखा है वो फॉलो नहीं किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ इग्निशन सोर्स इन कंट्रोल फ्लेम प्रूफ एरिया, अब वो हाईली फ्लेमेबल एरिया, वहां हम वेल्डिंग या नॉन स्पार्क टूल यूज कर रहे हैं, नॉन इंटरनेटिकल सेफ इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, बल्ब कोई भी रात में दिख नहीं रहा, हम वहां अपना बल्ब लेके जा रहे हैं टंगस्टन 60 वाट का, होगा आग लगेगी लगेगी, क्योंकि हाईली वहां पे वोलेटाइल लिक्विड, या जिसको हम फ्लेमेबल लिक्विड्स कहते हैं, या गैसेस होंगी, तो ये अवॉइड करना है। देन टर्म ऑफ वर्क परमिट नॉट अधेरेंस, दैट इज फेल्यूर टू पॉजिटिव आइसोलेशन, लोटो किया ही नहीं, हम कर रहे लाइव इलेक्ट्रिकल पे काम, वो कुछ होते हैं, पता है वो वर्ड है इन इंडस्ट्री, क्या वर्ड है, साइट पे आपको पता है ना, कुछ ज्यादा ही लोग होते हैं, उसके लिए एक वर्ड है, कोई बता पाएगा क्या बोलते हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। क्या बोलते हैं उसको? तो वर्किंग क्रू या मैन पावर? मैन पावर, जो कहीं हाँ, एक हाथ मिलता है बंदा, उसको बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी, जो जहां बिना मतलब पूछ जाएगा विदाउट परमिट, वो शॉर्टकट ढूंढता है कि फटाफट हो जाए, सेफ्टी ऑफिसर आने के पहले मैं भाग या काम करके भाग जाऊं, तो वो यूज नहीं करना है। अगर ऐसा कोई मिलता है वायलेशन करते हुए, उसको सीधा गेट के बाहर कर दो, ये वो पोटेंशियल हजार्ड खुद है,
वैसे खतरों के खिलाड़ी पहले ढूंढने हैं, उसको धीरे धीरे हटाना ही है। ठीक है, तो फेल्यूर टू हैंड ओवर द प्लांट सेफ कंडीशन, परमिट हमने फर्स्ट ऑफ किया है, एक्सटेंड किया है, सेकंड वाला वो फॉलो ही नहीं कर रहा या है ही नहीं देखने के लायक कोई। कन्फाइंड स्पेस में ये बहुत मिलता है कि वो 10 वो मास होता है सर, वो प्रॉपर होता नहीं है, सांस आती है, हटा दिया, या फिर वेल्डिंग कर रहे पैटर्न वो नॉर्मल कुछ कवरेगा ही नहीं। तो ये तरह के वायलेशंस रिकॉर्ड करने हैं, मैनेजमेंट को शो करना है, और हो सके तो उस तरह का जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो काम कर रहा है उसको साइट से ही ब्लैकआउट करना है, ब्लैक लिस्ट करना है। ठीक है, अनऑथराइज्ड स्टाफ परफॉर्मिंग टू वर्क, जो मैंने बताया, पुअर मैनेजमेंट ऑफ वर्क परमिट सिस्टम एंड इनएडिक्वेट इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। ये इस तरह की एक्टिविटी जो जनरली आपकी नाइट समय में ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कोई हमारे को देखने वाला कोई नहीं है। उनको ये नहीं पता कि ये उसके लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सबसे पहले वही मरेगा। तो ये चीजें उनको समझानी है जो काम कर रहे हैं इस तरह के, एक बार समझानी है, 2 बार समझानी है, तीसरी बार उसको पत्ता काट करके बाहर। देन हमारा आता है 5.14 वेसल एंट्री परमिट टू वर्क। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है? सो अंडर सेक्शन 36(2) of Factory Act 1948, no person in any factory shall require or allowed to enter any confined space जिसको चेम्बर, टैंक, वैट, पीट, पाइप, फ्लू etc. having dangerous fumes likely involve risks. What ID confined space? What is confined space? गलत लिखा हुआ है। confined space किसको बोलते हैं? जो अभी मैंने ऊपर बताया, it is a space large enough that an employee can enter and perform assigned work, has limited or restricted means of entry and exit, not designed for continuous employ or occupancy. ठीक, अब उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? टैंक, पीट, टनल, वॉल्ट, बॉयलर, सीवर, शाफ्ट, वेंटिलेशन डक्ट, क्रॉल स्पेस, ये सारे एग्जाम्पल है। परमिट रिक्वायर्ड है। These permits issued when an employee need to enter and work inside the confined space. सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या है कि हर एक एरिया में कितने कन्फाइंड स्पेस है उसकी लिस्ट बनाना, हर एक कन्फाइंड स्पेस का नॉमेनक्लेचर करना, उसका जो ओनर होगा उस एरिया का रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो डिप्यूट करना मैनेजमेंट के थ्रू, और उसके एरिया में जब भी काम होगा वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सेफ्टी ऑफिसर, ये सारे जाएंगे, उसके बाद ही परमिट उसका भरा जाएगा विथ प्रॉपर गैस मेजरमेंट, ऑक्सीजन लेवल होगा, फ्लेमेबल गैस होगी, ये सारा कुछ चेक करके वो करते हैं। सो एग्जांपल्स क्या है? परमिट एरिया रिक्वायर्ड व्हेन these permits are issued when an employee need to enter and work inside confined space. Example, work in a tank or silo, work inside the reactor, work inside a deep pit or trenches. Then what are the different hazards in confined space? तो सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड्स में क्या है? एनगल्फमेंट, कि टॉक्सिक गैसेस है, टॉक्सिक वेपर्स है, फ्लेमेबल गैसेस है, टेम्परेचर एक्सट्रीम, कि वहां तो एसी या कूलर होगा नहीं तो हॉट बहुत होगा या टू कोल्ड होगा, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हो सकता है, स्लिपरी सरफेस हो सकता है, तो ये फिजिकल हजार्ड हो गए। एटमॉस्फेरिक हजार्ड, ऑक्सीजन लेवल जो हमने बात की कि 19.4 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और अबव 23.5, ये आपका ये भी खतरनाक है, बिलो भी खतरनाक है। फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव एक्सीड 10% ऑफ LEL,
एलईएल के 10% भी एक्सीड करता है तो वो खतरनाक है। एलईएल पता है ना, एलईएल यूईएल, हेलो, यस सर मालूम है। सबको पता है ना यस एलईएल क्या होता है, यूईएल क्या होता है, स्टिचोमेट्रिक मिक्सचर क्या होता है? लोअर एक्सपोजर लिमिट Lower exposure limit. हेलो, पता है तो आगे चलते, नहीं पता तो एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबको तो पता आगे है? चलिए, आगे हाँ? चल सकते हैं सर। Yes. हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, मेरी आवाज आपको आ रही क्लियर? आ रही है आ रही है सर, हाँ। आ रही है। तो डिस्कस करना है, आगे बढ़ना है? आगे आगे बढ़ना है। आगे आगे बढ़ना है, ठीक। आगे बढ़ना ओके, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब टीएलबी, टीडब्ल्यूए, पीएल ये पता है आपको, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, पीएल परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट। आई थॉट वो पता है तो ये भी पता होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू वगैरह। ठीक। ऑक्सीजन डिफिशियंसी, नॉर्मल एयर कंटेंट 21% और 20.9% एग्जैक्ट ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन लेवल 19.5 और लेस as considered to be oxygen deficient. A reduction in O2 can cause rusting, decomposition, and replacement of other gas. Lack of O2 cause permit person collapse and died. कि वो फेंट हो जाएगा और नहीं मिला तो फिर डेथ हो जाएगा। So precautions हमें क्या लेना है? Ensure that area clean and the confined space free of hazardous material. Ensure that the confined space is positively isolated. Check presence of hazardous material and oxygen level before entry. Check the confined space temperature. It is not too hot or too cold. Check for adequate ventilation. Provide mechanical ventilation, जिसको air blower भी बोलते हैं. Provide proper PPE and standby person and lifeline. Adequate supervision. Allow low voltage 24 or below light DC. Standby arrangement are essential requirement. Then next हमारा आता है hot work permit. So hot work permit क्या होता है? Hot work permit is a work activity involving use of tool equipment which can generate heat, flame, spark or any source of ignition. जैसे welding, gas cutting, hazardous area, grinding operation, use of non-explosion proof equipment. अगर मुझे hazardous area में कुछ मैकेनिकल वर्क करना है तो मुझे स्पार्क प्रूफ इक्विपमेंट ही यूज करने हैं। वहां पे हमारी हथौड़ी लेके नहीं जानी है कि दो एक ही नेल ठोकना है, अभी कर देता हूं, परमिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह काम नहीं करना है। यूज ऑफ नॉन एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट, यूज ऑफ हैमर और कंक्रीट चिपिंग, एंट्री ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल और क्रेन। इवन जैसे उस एरिया में आपकी गाड़ी भी नहीं अलाउ होती, नॉर्मल वॉकी टॉकी भी अलाउ नहीं होता, मोबाइल भी अलाउ नहीं होता। तो ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है। अब देखते हैं हजार्ड क्या क्या है और प्रिकॉशंस क्या क्या करने हैं। एन एरिया दैट रिक्वायर्ड रिटर्न हॉट वर्क परमिट एंड शैल बी मेड सेफ बाय रिमूविंग और प्रोटेक्टिंग कंबस्टिबल फ्रॉम इग्निशन सोर्स। तो आग लगने के लिए क्या क्या लगता है? ऑक्सीजन, ईंधन, सोर्स ऑफ इग्निशन। ऑक्सीजन ऑलरेडी है, इग्निशन जो फ्यूल है वो वहां पे है ही, जाके वहां पे सोर्स ऑफ इग्निशन ही देना बाकी है, आग अपने आप लगेगी। तो वो चेक करना है कि यहाँ पे हमको क्या रिस्ट्रिक्ट करना है। सो an area required written hot work permit shall be made of safe by removing or protecting combustible from ignition source.
कंबस्टिबल से इग्निशन सोर्स हटाना है, कंबस्टिबल वहां है ही, तो हमको क्या करना है, इग्निशन सोर्स वहां ले जाना है। जॉब लाइक इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग, ब्रेजिंग, गैस सोल्डरिंग एंड ऑक्सीजन एक्सिटिलीन कटिंग, या जिसको डीए भी बोलते हैं, एंड welding require hot work permit before work begin. Permit are issued for specific job and for specific time period to a specified person. खाली specific person के लिए होगा. All necessary equipment must be on site or in good working condition before work begin. The area must first be made free from hazard of fire and explosion. अगर हम नहीं कर पाते हैं, कोई चीज पड़ी है जहां पे स्पैटर हो सकता है, तो वहां पे क्या करते हैं, कर्टन लगाते हैं या बैरिकेशन लगाते हैं, मेटल शीट लगाते हैं, सो दैट स्पैटर वहां तक ना पहुंचे। टेस्ट फॉर एक्सप्लोजिव एयर मिक्सचर और पॉसिबिलिटी शुड बी कैरिड आउट। जहां एयर पॉसिबल मिक्सचर होता है वहां टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं, आग कैसे टेस्ट करेंगे? हेलो, टेस्ट फॉर एक्सप्लोजिव मिक्सचर कैसे टेस्ट करेंगे? मेरी आवाज आ रही? हाँ सर आ रही है। हेलो, कैसे टेस्ट करेंगे एक्सप्लोजिव मिक्सचर, कैसे टेस्ट करेंगे? कोई आइडिया किसी को? नो सर। नहीं सर, बताइए। अरे हमने अभी तो बात की थी, एलईएल मीटर होता है, एलईएल चेक करते हो ना, एलईएल मीटर होता है। जब वो वहां ओके। जाके टेस्ट करोगे तो वो बजने लगेगा कि यहाँ बहुत तेज है एयर, एक्सप्लोजिव एयर मिक्सचर। हम एलईएल ही करते चेक करते ना, वो भी 10% के नीचे, तो एलईएल आपका, और वो तो इनरिच कंडीशन में होगा, तो जहां हम एलईएल मीटर ले जाएंगे वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा और आपको जो रीडिंग आएगी वो भी पता चल जाएगी कितनी 10% एलईएल है या कितनी है। ठीक, सो ऑल लाइन ऑफ वेसल शैंड बी ब्लाइंडेड और डिस्कनेक्टेड। प्रॉपर बंद करना है, पर्जिंग करना है। पर्जिंग दो टाइप की होती है, एक तो होता है पहले वाटर पर्जिंग जिसको स्टीम पर्जिंग बोलते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन पर्जिंग होता है। ड्राई एंड क्लीन कंडीशन में जब आएगा उसमें ट्रेसेस कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद ही काम करना है। sufficient vent and flame proof light shall be provided. Fire flame proof जो होती वो होना चाहिए। The fire protection and alarm shall be kept ready. Dangerous work will not be allowed in the vicinity. Water facility shall be used to extinguish the spark plug. ऐसे काम में वहां पे फायर वॉच होता है और रेडीली सारा कुछ बिछा के ही रखता है कि अगर कुछ हो भी जाता है ऊंच नीच तो तुरंत उसको कंट्रोल किया जाए। A fire watch must be present for duration of hot work and for at least 30 minutes of work. वो 30 मिनट नहीं है, वो 60 मिनट का हो गया। 60 minutes for 30 minutes and after. A fire inspection must be conducted by a person doing the hot work before leaving the job at the site. वो जो आखिरी बंदा निकलेगा फायर वॉच और उसका रिस्पॉन्सिबल एरिया ओनर, वो दोनों एक बार सर्वे करेंगे कि कहीं कुछ नहीं है, के बाद ही परमिट क्लोज होगा। सो परमिट आर बी रिटर्न टू द पर्सन हु इज इशू देम। नेक्स्ट हमारा आता है वर्क ऑफ एस्केवेशन। एस्केवेशन में क्या आएगा कि कोई भी खुदाई वगैरह हो, कट, कैविटी, ट्रेंच, डिप्रेशन फॉर्म बाय अर्थ रिमूवल। An excavation work permit is essential before starting the work. Permit issued for carrying out any kind of work undergoing pipeline, power cable, जो भी है खुदाई काम जो भी करना है या फिर कुछ नया भी करना है तो उसके लिए cases where depth is less but the soil condition is unstable,
and there is a chances of collapse should be covered under this permit. थोड़ा सा भी खुदाई करनी है उसके लिए परमिट लेना ही है. हजार्ड्स क्या क्या हो गए? केव इन एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क. अदर हजार्ड्स एस्फिक्सिया ड्यू टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी. एक्सफिक्सिएशन पता है ना, दम घुटना. इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल. मूविंग मशीनरी near the edge of excavation that can cause collapse or serving of underground utility line. Fire. Excavation is one of the most dangerous construction operation. So most अब इसमें एक्सीडेंट कहाँ का हो गए ट्रेंच में? 1.5 मीटर से 5 मीटर, दैट 5 to 15 फीट जो गहराई में जाते हैं डेप्थ में, वही होते हैं. क्योंकि वहां से आपकी सारी लाइंस जाएगी, या तो इलेक्ट्रिकल होगी या यूटिलिटी होगी, आईटी केबल्स होते हैं, पीएनजी लाइन होगी, या और हाइड्रेंट लाइन भी हो सकती है. ठीक है. सो देयर इज यूजुअली नो वार्निंग बिफोर अ केव इन. मैंने आपको बताया था कि खुदाई करते वक्त जो भी रिलेटेड स्टॉक होल्डर्स है सबको साइट पे बुलाना होता है, उनसे क्लियरेंस लेना होता है, उसके बाद ही आगे बढ़ेगी. Proper shoring can prevent this cave in. Prevention of cave in क्या क्या है? Protect employee from cave in by using an adequate dedicated protective system like shore support. Protective system must be able to resist all expected load to the system. Slope or bench the side of excavation. Support the side of excavation. Place a shield between side of excavation and other work area. Precaution during excavation work permit. So make sure that कि जो भी ड्राइंग होगी अवेलेबल एंड अदर कंपोनेंट, दैट इज जो मैंने बताया कि अंडरग्राउंड केबल्स, पाइप, ड्रेन, जो भी होगा वो आइडेंटिफाइड होगा आपके मैप के ऊपर. इंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट एग्री द एक्सकेवेशन वर्क. मैं अभी आपको बताया. Authorized person issue excavation permit. Proper shoring, support or load hold loose material are used. Debris is kept at least 1 meter away from the pit. कि वही मिट्टी फिर से अंदर ना, या वही एरिया ज्यादा लोड के कारण कोलैप्स ना हो जाए. एरिया प्रॉपरली बैरिकेटेड एंड कॉर्डन ऑफ, कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन वहां नहीं है. Poorly planned excavation can result in damage to underground service, such as electrical cable, pipeline, sewer, and drain. The consequence of damaged service line is often complete shutdown of operation, resulting major business loss. Excavation permit are issued to execute the job safety and prevent damage to the underground equipment, cable, pipeline and service. Working at height. So 2 मीटर के ऊपर जो भी हम काम करते हैं उसको हाइट वर्क परमिट बोलते हैं या हाइट वर्क बोलते हैं, और उसके लिए प्रिकॉशंस जो भी लेते हैं उसको हाइट वर्क परमिट बोलते हैं. तो हाइट वर्क परमिट क्या है? इट इज अ वर्क एट एनी प्लेस which a person could fall a distance liable to cause personal injury. It includes assess and aggress action of going on. Worker at or below the ground level, but not stairway or slip trip on the level. ठीक है. स्लिप ट्रिप का अलग होता है, हाइट का अलग होता है. ये एक कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं कि वर्किंग ऑन स्कैफोल्ड और इक्विपमेंट वर्क प्लेटफॉर्म जिसको MEWP बोलते हैं, लैडर, वर्किंग ऑन बैक ऑफ लॉरी, यूजिंग क्रेडल और रोप टू गेन असेस, क्लाइंबिंग परमानेंट स्ट्रक्चर सच एज गैंट्रीज, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, वर्किंग क्लोज टू excavation or other opening. This permit is generally issued when work has to be carried out at a height of 2 meters or above on temporary structure. Workplace, replace and repair the of overhead line जहां करना होगा, replacement of roof sheet, painting work है,
या मेंटेनेंस वर्क है, तो वहां पे आपको ये हाइट वर्क दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमको प्लानिंग करनी है। क्या क्या प्लानिंग करनी है? properly plan, adequate supervision not carried out if weather condition is adverse, that is high wind velocity, that will be jeopardize to health and safety। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा विंड कंडीशन, हाई विंड कंडीशन, वेलोसिटी है? वेल्स होता है ना सर, वेल्स तो लगा रहता है ना विंड डायरेक्ट। विंड सैक होगा, विंड सैक की डायरेक्शन पे आपको जो उसकी कितना झुका है या कितना उठा है, उससे क्या पता चलेगा विंड कितनी बह रही है। अगर वो बिल्कुल फ्लैट है तो उस समय काम नहीं होगा। दोज वर्किंग एट हाइट शुड कॉम्पिटेंट। कोई कुछ पूछ रहा है? कोई डाउट? ऐसा बोल रहा हूँ, यस सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो टाइम पे लिफ्टिंग शिफ्टिंग एंड हाइट नहीं होता। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही है। बताइए क्या ऐसा डाउट बोल है? रहा था सर, वो डाउट कुछ नहीं है सर। जब वो आपने बताया ना, उस सिचुएशन में हम ओवर हाइट का काम और लिफ्टिंग शिफ्टिंग काम नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है आपका? हेलो, आपकी क्वेरी क्या है? सर उसका कोई क्वेरी नहीं है, वो जस्ट अपडेट कर रहा था। ओके, ठीक है। सो वर्किंग एट हाइट शुड बी कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए कि उसका ट्रेनिंग होना हो गया हो, उसका वर्टिगो टेस्ट हुआ हो, सुपरवाइज कोई कॉम्पिटेंट पर्सन कर रहा हो, ठीक है। सो कीप इन माइंड दैट एनी ड्रॉप ऑफ मटेरियल टू में इंडेंजर टू पर्सन बिलो। कि ऊपर से एक छोटा सा बोल्ट भी गिरता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, डेथ भी हो सकती है। तो वो सारी चीजें फास्ट करके चलेगा कि अगर कोई भी चीज गलती से भी गिरेगी नहीं। उसके लिए हमारा टो गार्ड दिए हुए होते हैं। ऊपर में काम कर रहा है तो अपने इक्विपमेंट खुद के बॉडी से या जो उसकी एप्रॉन है या डांगरी है उसके फास्टन रहेगा, सो दैट कोई भी अगर उसके हाथ से भी छूटता है तो वो नीचे नहीं गिरेगा। नीचे जो है वो प्रॉपर बैरिकेटेड होगा एरिया, हेलमेट जो पीपीई है प्रॉपर होंगे, ठीक। तो वर्क इक्विपमेंट क्या क्या है? सबसे पहले तो पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन, वर्क पोजिशनिंग, वर्क रेजिस्टेंट एंड फॉल अरेस्ट सिस्टम होना चाहिए। कलेक्टिव प्रिवेंशन इंक्लूडिंग गार्ड रेल वगैरह जो होगी वो होगा। वर्किंग प्लेटफॉर्म, एमईडब्ल्यूपी या स्कैफोल्ड जिस पे भी काम कर रहा हो। कलेक्टिव फॉल अरेस्टर, एयर बैग, नेट नीचे लगनी चाहिए कि अगर बंदा ऊपर से गिरता भी है। हाँ, यहाँ पे दो चीजें और है। एक, आपका रेस्क्यू प्लान क्या है, हाइट वर्क रेस्क्यू प्लान। और दूसरा, एक मेजर टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं, उसको याद नहीं आ रहा है। तो याद आएगा तो बताऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई बंदा ऊपर लटक जाता है और 15 मिनट तक उसको कोई बचाता नहीं है तो दैट में लीड, वो डेथ भी होगी उसकी। तो आपके पास 10 से मिनट, समझ लो 10 से 15 मिनट है उसको बचाने के लिए। हाँ, उसको बोलते हैं ट्रॉमा। कौन सा ट्रॉमा है? याद नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से थोड़ा, मैं याद आएगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। देन कलेक्टिव फॉल अरेस्टर, एयर बैग, नेट्स, लैडर एंड स्टेप लैडर, ये सारी उसकी वो है। प्रिकॉशन फॉर हाइट वर्क, सो प्री एम्प्लॉयमेंट एंड periodic medical examination of worker to check their suitability।
तो यहाँ पे आपकी दोनों चीज आ गई कि फॉर्म 7 आ गया और वर्किंग एट हाइट में क्या है, सफर फ्रॉम बैलेंस डिसऑर्डर, वर्टिगो, इपिलिप्सी, ब्लैकआउट। तो बैलेंस डिसऑर्डर बहुत लोगों को होता है, वर्टिगो टेस्ट ऊपर जाने के बाद चक्कर आने लगते हैं, इपिलिप्सी पता है ना, मिर्गी के दौरे आते हैं, ब्लैकआउट ऊपर जाके पूरा अंधेरा छा जाता है लोगों में, कुछ ऐसी केसेस होती है। तो उनको इस काम से दूर रखना है, शुड नॉट एम्प्लॉयड और कंटिन्यू टू वर्क एट हाइट। देन एरिया बिलो इज cordon of barricaded, risk assessment has been done for work plan, proper scaffolding are provided, PPE is issued to all employee। उसमें मैंने बता दिया कैरी 3 वियर 3 होता है, हेलमेट, गॉगल, लेदर ग्लोव्स, सेफ्टी शू, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी नेट, ये होता है। कॉम्पिटेंट सुपरविजन इज प्रोवाइडेड, डे स्पेसिफिक वर्क परमिट आर इशूड। रात में जनरली अवॉइड करना है, बहुत ही क्रिटिकल या करना ही है और उसमें सारे लोगों का अप्रूवल है, मैनेजमेंट का अप्रूवल है तभी करना है। ऑथराइज बाय डेजिग्नेटेड कॉम्पिटेंट पर्सन, प्रॉपर प्रोसीजर फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। सिमिलरली बैड वेदर कंडीशन में काम नहीं करना है वर्क। Then next है principle of working and preventive measures. If it is worker at any place from which person could fall a distance liable to cause personal injury, that include access and egress, slippery हो जाती है बहुत बार staircase, work at or below the ground level। अब इसमें क्या क्या आएगा, staircase आपकी आएगी नहीं, और नीचे जमीन पे स्लिप ट्रिप होगा उसको भी हम काउंट नहीं करते, वो दैट इज अलग कैटेगरी है। मेन हजार्ड ऑफ वर्किंग हाइट, तो सेकंड बिगेस्ट कॉज ऑफ मेजर एक्सीडेंट आफ्टर रोड एक्सीडेंट, ये क्या है आपका हाइट वर्क में है। अगर हम इसका डाटा एनालाइज किए और ग्राफ निकाले तो आपको सेकंड नंबर पे कौन सा एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, वो वर्क एट हाइट का है। 1/3 of fatal injuries are due to fall from the height। अब यहाँ पे दो ही कैटेगरी है, एक तो मरेगा या टूट जाएगा, कभी उठेगा ही नहीं, जिंदा रहेगा बट उठ नहीं पाएगा, ये दो ही कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी नहीं है इसमें। तो उसके हिसाब से इसका प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी है। रूफ लिटिंग वर्क was in progress, slippery inadvertently and fell on work who was not wearing helmet, resulting fatal head injury। कि एक लेवल पे एक बंदा काम कर रहा है, उसके ऊपर लेवल पे दूसरा बंदा काम कर रहा है बिना हेलमेट के, अगर काम कर रहा है और ऊपर से एक छोटा सा बोल्ट भी गिरता है, दैट रिजल्ट fatal head injury। Fall are the major leading cause head death in industry। Most of the fatalities occurred when employee fall from open-sided floor and through floor opening. Fall from little, that is 1.5 to 2 meter, can cause serious injury and sometimes death। Open side floor and platform more in height must be guarded। गार्ड खाली नहीं, आपका जो हाइट होती है दैट इज कमर तक हम पकड़ते हैं 1050, वहां तक होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग एंड कॉम्पिटेंसी, कि वर्क एट हाइट शुड बी प्रॉपरली प्लान, एप्रोप्रिएट सुपरविजन, स्टॉप इफ weather conditions are likely to be jeopardized to health and safety। Example, avoid working at height during thunderstorm। Those working at height should be competent and use appropriate protective equipment। Those are being trained and should be supervised by the competent person। How to avoid, prevent, minimize, avoid height work if possible। If you don't have, go up there and don't। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे अवॉइड करना है। एक जगह
हाइट वर्क पे जाके सीढ़ी से जाके या प्लेटफॉर्म पे जाके एक बंदा वॉश करता है एरिया, ठीक। अब क्योंकि ड्रोन आगे है तो बंदे को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जो आपके ड्रोन है वही फसाड को पता है आप लोगों को, फसाड, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर बोलिए। जी जी फसाड पता है क्या आप लोगों को? नहीं सर। नहीं पता। जो हाईराइज बिल्डिंग होती है उसके सामने का जो फ्रंट भाग होता है उसको फसाड बोलते हैं। जनरली आजकल कांच के लगाने लगे हैं। तो जो पूरा एरिया है ग्लास का जो होता है उसको क्लीन करने के लिए पहले तो स्पाइडरमैन यूज होता था कि बंदा ऊपर जाता था लटक के वो पूरा क्लीन करता था। उसके बाद क्रेडल आ गए, अब वो भी हट गया, बहुत जगह चल रहा है। अब जो आगे बढ़ गई टेक्नोलॉजी तो वहां पे क्या, वहां आ गए ड्रोन, के ड्रोन के थ्रू वो सारी क्लीनिंग कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अवॉइड कर दिया हमने, हाइट वर्क ही अवॉइड कर दिया। नीचे बंदा खड़ा होकर उसको कंट्रोल कर रहा है और जो डिजायर आपको आउटपुट चाहिए था वो मिल रहा है, ठीक। तो वो पॉसिबिलिटी ढूंढनी है कि हाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का उसको कुछ फायदा हो सकता है क्या। अवॉइड हाइट एट अवॉइड वर्किंग हाइट इफ प्रैक्टिकेबल, assess whether work can be done without having to go up। मैंने ये चीज आपको बता दी एग्जांपल के साथ। प्रिवेंट फॉल, अगर जाना ही है तो क्या करना है, यूज एग्जिस्टिंग प्लेस और मीन्स ऑफ असेस, यूज मोस्ट सुटेबल वे ऑफ वर्किंग, सिलेक्ट मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट, minimize the distance and consequences, minimize the consequences, minimize the distance to extent possible. Example, build a bridge on rising ground and make a tunnel below to make road, ठीक है। take other measures to prevent injury, that is instruction, information and training। जितनी आप बंदों को ट्रेनिंग लोगे उतना ही आपका सेफ्टी अच्छा रहेगा, एक्सीडेंट मिनिमाइज हो जाएंगे। स्टेप फॉर सेफ वर्किंग एट हाइट, डू रिस्क असेसमेंट। हाँ मैं उसको बता रहा था ना आपको कि बंदा ऊपर लटकता है तो 15 से 20 मिनट 15 मिनट ही आपके पास होता है, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, प्रिवेंट सस्पेंशन ट्रॉमा। Minimize the distraction, take out the suitable measures to control risks, instruction, information and training, work equipment for work at height। सबसे पहले पर्सनल फॉल अरेस्टर और पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन, वर्किंग पोजीशन, रिस्ट्रेन एंड फॉल अरेस्ट सिस्टम, कलेक्टिव प्रोसीजर, गार्ड रेल एक्सेट्रा, वर्किंग प्लेटफॉर्म MEWP और स्कैफोल्ड, कलेक्टिव फॉल अरेस्टर, एयर बैग, सेफ्टी नेट, ladder, step ladder, etc. What is the fall protection system? If worker will expose to hazard that can't eliminate, you will to prevent fall from occurring and ensure if worker do fall, then they aren't injured. A fall protection system is designed to prevent or arrest the fall. Selecting the right work equipment, collective protection before personal protection, working condition, assess and egress, distance and consequence of fall, duration and frequency of use staff, ease of rescue and evacuation, risks of use, installation and removal of equipment। तो type of fall arrest या fall protection system क्या क्या है? There are 7 general fall protection system। सबसे पहले आता है पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम PFAS और अरेस्ट टू फॉल। देन पर्सनल फॉल रिस्ट्रेंट सिस्टम, also prevent to fall। Positioning device, position of worker and limit to fall up to 2 feet। Guardrail system, prevent to fall। Safety net, arrest to fall। Warning line system for roof work,
warn a worker of fall hazard. Crawler board या कैट लेडर फ्रजाइल रूफ के लिए जनरली हम कल ही बात कर रहे थे, क्राउलर बोर्ड या कैट लेडर्स लगाते हैं, उसी के ऊपर हम चलते हैं, दैट इज सेफ होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, लॉकआउट एंड टैग आउट। व्हाई इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड? क्यों लगता है? क्योंकि हम एसटी लाइन पे भी काम कर रहे हैं, एलटी लाइन पे भी काम कर रहे हैं। एसटी लाइन में थोड़ा सा भी कट हो गया, आदमी वहीं खत्म, तो स्पेसिफिक परमिट इशूड होता है उसके लिए। ओनली कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड पर्सन शुड बी वर्क ऑथराइज। जो आपका डिप्लोमा होल्डर होता है इलेक्ट्रीशियन, लाइसेंस होल्डर, वही कॉम्पिटेंट पर्सन है, वही ऑथराइज पर्सन है। डॉक्यूमेंट द लेवल ऑफ ऑथराइजेशन एंड लिमिट। जो आपकी जगह, आप जहां का सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी एरिया में ऑथराइज पर्सन ही काम करेगा, कोई भी बाजार से लगा हुआ बंदा काम नहीं करेगा। स्पेशल पीपी शुड बी प्रोवाइडेड, दैट इज इलेक्ट्रिकल बूट्स वगैरह, रबर ग्लोव्स, इलेक्ट्रिकल बूट, ये सारी उसको प्रोवाइड करना है। एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ लॉग आउट एंड टैग आउट सिस्टम। रिक्वायरमेंट ऑफ लॉग आउट एंड टैग आउट क्या होता है? लॉग आउट टैग आउट कहाँ करते हैं? टू रिस्ट्रिक्ट एनर्जी। अब एनर्जी कितनी 6-7 टाइप की है, तो हम पहले तो इलेक्ट्रिकल की बात ही करेंगे कि आइसोलेट करना है। क्यों? क्योंकि उसके कारण, एनर्जाइज इक्विपमेंट के कारण क्या हो सकता है? शॉक लग सकता है, आदमी मर सकता है। तो लोटो फोकस ऑन कंट्रोल ऑफ पोटेंशियल हजार्डस इन एरिया। प्रॉपर आइसोलेशन होना चाहिए। प्रॉपर आइसोलेशन के बाद टेस्ट आउट करना है कि कोई रेसिडुअल एनर्जी बची तो नहीं है, उसको जीरो करना है, टेस्ट करना है, उसके बाद ही उसको रैक आउट करके जो भी आपको काम करना है। प्रॉपर आइसोलेशन, लॉकआउट एंड टैग आउट विल इंश्योर दैट इक्विपमेंट एंड मशीन हैज बीन शट डाउन। अब लॉक कर दिया और टैग कर दिया तो क्या होगा? कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या कोई दूसरा बंदा आके एनर्जाइज नहीं कर सकता, तो एक प्रिवेंटिव आपका मेजर्स हो गया। Proper isolation will ensure equipment machine has been shut down for servicing or maintenance work and will not react to while person work on it. Servicing and maintenance worker include lubrication, cleaning, unjamming of equipment और मशीन। तो मशीन में जाके उसको साफ करना पड़ता है, अगर उस कंडीशन में अगर मशीन साफ होती तो बंदा जाएगा, इसीलिए लोटो लगाना है। Lotto must take place before any servicing or maintenance work begin. The equipment or machine which has electrically isolated and tag out should be tested by momentarily operating its local starter switches to ensure that it indeed isolated. A person who has been specially trained, authorized to carry out electrical isolation, restoration of electrical circuit should be carried out Lototo. There should be a system to record and pass on the information about electrical isolation. अब इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बोलते हैं, क्योंकि टेस्ट आउट करने के बाद कोई भी वहां पे आपको नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिकल रेसिड्यू या कुछ भी। Equipment or machine that need next shift, ठीक है। Procedure for logout: before locking or tagging out, inform the concerned operator user that line, switch, wall or equipment will be isolated or de-energized and give them time to complete or stop their work. Plan the shutdown and make system off. Insert lock, attach tagging, test that isolation is positive and as per expectation. When repair maintenance work is over, open the lock and tagging. Again, inform the concerned people that logging and tagging is removed and they can work as usual their shift. Permit responsibility and accountability procedures in construction. In construction, the work permit system is vital
tool for ensuring that hazardous work activity are conducted safely. Responsibility and accountability of procedure are integral part of effective implementation of work permit system. Responsibility, accountability are typically established in construction site. That is, first होता है permit issue. ये वो बंदा है जिसको काम करवाना है. The permit issuer is usually designated authority such as supervisor, safety manager. Generally safety manager होता नहीं है. Who is review the permit application and ensure that all necessary safety measures are being taken or are in place. They have responsibility to approve or reject the permit based on assessment of potential risks and safety precaution. Permit applicant जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा या इसको होल्डर भी बोलते हैं, आगे आएगा, डिपार्टमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो अप्लीकेंट होगा. द वर्कर और टीम रिक्वेस्टिंग द परमिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द वर्क परमिट application accurately. They must identify specific tasks to be performed, assess the associate hazard, propose appropriate safety measures, जो भी होगा. Competent person कौन है? Competent person as safety officer ये है. And experienced worker may be involved in conducting risk assessment and advising on safety measures needed for that work. Safety officer or inspector is a play crucial role in overseeing the work permit process. They may review permit application, inspect the work area, and ensure that all safety requirements are met. Permit holder जो वहां पे काम कर रहा contractor supervisor. Once the permit issued, the permit holder, usually worker in charge the task, become responsible for carrying out the work safely as per condition stated in the work permission. Communication. So effective communication between all parties involved or stakeholders involved in is essential. This include clear instruction to worker about the scope of work, identify hazard, safety measures are being implemented. Next, supervisor कि वहां पे जो बंदा होगा, supervisor on construction side are responsible for ensuring that worker follow work permit instruction or condition and work in a safe manner. They should monitor the work progress and intervene if any unusual condition arises. Stop work activity. Any work stop authority should be able to work if they identify condition or deviation from work permit requirement. Emergency response team work permit system should include provisions for involvement of ERP or ERT team in case of accident or foreseen incidents. Record keeping, maintaining proper record of all issued work permit, risk assessment, safety measures, and work progress is essential for accountability and future reference. Post-work review. After the completion of work, a post-work review should be conducted to evaluate the effectiveness of safety measures and identify any lesson learned for future improvement. Continuous improvement. Work permit system should be subject to continuous improvement based on the feedback, incident report, changing work condition. By establishing clear responsibility and holding individual accountable for their role in work permit process, construction companies can promote a culture of safety and ensure that hazardous tasks are performed with utmost care and adherence to the safety protocol. उसके बाद आता है हमारा height pass system. A height pass system is a safety management process used in construction and industrial setting where worker need to assess elevated high risk area at significant height, जिसको हम दूसरी भाषा में वर्टिगो या सारी मेडिकल टेस्ट करके
ये बताता है कि ये बंदा फिट है हाइट वर्क करने के लिए और उसको हाइट वर्क पास दिया जाता है। द सिस्टम एम्स टू इंश्योर दैट authorized person who have undergone proper training and evaluation are allowed to work at height and perform tasks that involve potential fall hazard. The height pass system typically involve following element, that is authorization and training, कि वो बंदा हाइट पे काम कर सकता है, वो अंडरग्राउंड specific training related to work at height elevation. Training include fall hazard using PPE like harness, yard, and learning safe working practices. Evaluation of competency, कि जो भी वर्कर हमने डिटरमाइन किया है he is competent in safely working at height, and this evaluation may involve both theoretical knowledge and practical demonstration of skill. Height pass issuance upon completion of successful training and evolution. Height pass or working at height permit is issued to authorized personnel. This pass indicate that worker is qualified and authorized to work at elevated platform or elevations. Validity and renewal, आप उसकी कुछ वैलिडिटी तय कर सकते हो, 6 महीने, साल, और उसके बाद जब उसका एक्सपायर हो जाएगा फिर वो रिन्यू के लिए आएगा थ्रू पीरियोडिक ट्रेनिंग रीअसेसमेंट and ensure that workers stay up to date with safety practice. Access control, the worker with valid height pass are allowed to access to elevated work area. Unauthorized individual are restricted from entering the zone. Monitoring and supervisor की अब उसके बाद सुपरवाइजर भी उसका आश्वस्त हो जाएगा, इसे सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर monitoring the work with height passes to ensure that they adhere to safety protocol, work safely at elevation. Stop work authority, unauthorized या without height passes कोई बंदा मिलता है तो आप उसको रोक सकते हो, बाहर कर सकते हो. इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले आप देखो हाइट पास है या नहीं. That should include procedure of reporting incident, near miss related work at height. These incidents should investigated and correct action implemented to prevent similar occurrence in the future. Record की proper height pass training evaluation renewal should be maintained for each worker authorized to work at elevation. And height pass system help to enhance safety by ensuring that worker who engage in the task at height have necessary skill and knowledge to do safely. So it reduces the risks of fall-related incident and promote a safety culture of safety in construction and industrial environment where the working at height is common. यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हेलो, चलो फिर आगे चलते हैं हम वर्टिगो टेस्ट पे, जिस पे हम बात कर रहे थे कई देर से. ऑन हाइट वर्टिगो टेस्ट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन पैरामीटर, कि बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है के बाद सर चकरा जाता है, घूमने लगता है, आंखों के समय सामने अंधेरा आ जाता है. तो ये उसे उनके लिए है कि जो बंदा ऊपर जा रहा है वो वर्टिगो टेस्ट के थ्रू पास होके जाए. अब उसमें क्या करते हैं वो डॉक्टर, कुछ पैरामीटर है जो चेक करते हैं, वो भी आगे देखेंगे. तो पहले वर्टिगो क्या है वो समझ लेते हैं. द हाइट वर्टिगो टेस्ट आर असेसमेंट कंडक्टेंस टू इवैल्यूएट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू हाइट and determine their ability to work safely at elevated level without experiencing symptom of vertigo or other adverse effect. These tests are crucial for industries that involve working at height, such as construction, maintenance, window cleaning. The acceptance and rejection parameter for height vertigo test may vary depending on specific industry, जॉब रिक्वायरमेंट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड. अब उसके पैरामीटर क्या क्या है? एक्सेप्टेंस पैरामीटर, तो सबसे पहले उसमें वर्टिगो अब्सेंस सिम्टम होने चाहिए कि ड्यूरिंग टेस्ट इंडिविजुअल शुड नॉट एक्सपीरियंस वर्टिगो और डेजीनेस दैट इंपेयर देयर एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस. ठीक, और परफॉर्म
टास्क सेफली एट हाइट। देन स्टेडी बैलेंस, कि वो बंदा ऊपर जा रहा है तो वो बैलेंस कर पाए। द पर्सन शुड डेमोन्स्ट्रेट स्टेबल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन while standing or moving on elevated level. Adequate depth perception. Good depth perception is essential for safely navigating the height and avoiding potential hazard. Control heart rate. वो छाती, बहुत लोगों को दिक्कत होती है ना ऊपर जाने के बाद, छाती में धड़धड़ होता है या हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, धड़कनें बढ़ जाती है, तो उस तरह का, या बीपी हाई हो जाता है, शूट हो जाता है, तो इस तरह की उसमें दिक्कत ना हो तो उसके लिए चेक करते हैं। उसके बाद यूज प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट। पर्सन वो प्रॉपर उसको पीपी पहनना आना चाहिए। ये कुछ पैरामीटर है जो अलाउ करेंगे। अब रिजेक्शन पैरामीटर उसके उल्टा होगा कि वर्टिगो सिम्टम उसमें होगा, अनस्टेडी बैलेंस होगा, पुअर डेप्थ परसेप्शन होगा, एक्सेसिव फियर एंड एंजाइटी आएगी, इंस्टेबिलिटी टू यूज सेफ्टी इक्विपमेंट। ये अगर पैरामीटर्स दिखते हैं तो वो रिजेक्ट करना है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन पैरामीटर शुड बी डिटरमाइंड based on the specific requirement and safety guideline of the industry and type of work involved. Height vertigo test should be conducted by trained professional and results should be recorded for future reference and to inform appropriate safety decision. Additionally, the individual who fall or fail height vertigo test should be provided with training or assist to improving their ability to work at height safely. उसके बाद में आता है हमारा लास्ट टॉपिक, ऑन हाइट सेफ्टी लैडर, मटेरियल टाइप, इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, तो हाइट सेफ्टी इन लैडर यूजेस मटेरियल टाइप, इरेक्शन स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट and ensure the well-being of worker involved in the construction and maintenance staff. Some important consideration for each aspect. Ladder safety. Ladder safety में क्या क्या देखना है आपको? Ladder selection की appropriate हो, उसकी weight capacity, nature of work क्या आप कर रहे हो वो, inspection and maintenance, जो भी ladder station होगा तो उसका ladder supervisor होगा, regularly inspect करेगा, कोई डैमेज, वियर, डिफेक्ट कुछ भी होगा वो रिमूव कर देगा। जैसी वो लैडर इशू करेगा सेम फॉर्म में लैडर बंदा वापस लाना चाहिए। अगर उसमें कोई डिफॉर्मेशन मिलता है तो उसको रिजेक्ट करते हैं। सर्विस इमीडिएटली एंड परफॉर्म नेसेसरी रिपेयर्स। स्टेबल प्लेसमेंट की कहाँ पिच कर रहे हैं वो स्टेबल ग्राउंड पे हो, टिपिंग या शिफ्टिंग ना हो। इफ ग्राउंड इज अनइवन देन लैडर और लैडर लेवलर है या स्टेबलाइजर है वो इंश्योर करना है। वेट कैपेसिटी, कितना वो लोड उठा सकता है उतना ही उसके ऊपर लोड देना है, नॉट एक्सीड इट। कंसीडर द कंबाइन वेट। जनरली हमको यही करना है कि बंदा उस लैडर से ऊपर जाएगा और मटेरियल नीचे से वो लेगा दूसरे मेथड से, बाय पुलिंग या बाय रोप, जो भी हो। Climbing and descending. Face the ladder when climbing up and down. Use both hands. Maintain 3-point contact. 3-point contact means 2 hands 1 feet or 2 feet 1 hand. No top step rule. लैडर इस तरह पिच करनी है कि बिल्कुल उसका कोना उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, दीवार के ऊपर। ऊपर में 3 रफ्स आपके ऊपर आने चाहिए। चौथे इसको लैडर पिच होगी। एंगल जो होगा 4:1 होगा, 75 डिग्री का। सिक्योर पोजीशनिंग वो आ गया यहाँ पे, डज नॉट वॉक और मूव व्हाइल यूज। क्लियर वर्क एरिया, अगल बगल का एरिया क्लियर होना चाहिए कि अगर कुछ भी होता है तो वो दिक्कत ना हो, कोई टिपिंग हो या ट्रिप हजार्ड नहीं होना चाहिए। मटेरियल एल्यूमिनियम, फाइबर ग्लास, वुड। वुड मीन्स बाम्बू की लैडर नहीं चलती है, वो बंद हो गई है इंडस्ट्रीज में।
Each material has advantage and limitations, so choose the appropriate material based on application, weight requirement and environmental condition. Structure material: when erecting structure, use high quality, high durable material that comply relevant construction standard and regulations. इरेक्शन स्ट्रक्चर प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, जो भी आप कर रहे हो थ्रू रिस्क असेसमेंट प्रॉपर हो, जो पोटेंशियल हजार्ड से उसको आइडेंटिफाई करना है और डेवलप कॉम्प्रहेंसिव प्लान टू एड्रेस देम। क्वालिफाइड पर्सन: ये जब काम हम कर रहे इरेक्शन फिरेक्शन, इसमें ट्रेन एंड क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। दिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड यूज प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट। यूज प्रॉपर पीपी, जो आप पीपी यूज कर रहे हैं वो क्लियर अच्छे होने चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए, एज पर आईएस होने चाहिए। सो प्रोवाइड एंड इन्फॉर्म यूज एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब उसमें हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस, फॉल प्रोटेक्शन गियर्स, आप सब कुछ आ गए। सिक्योर फाउंडेशन: ensure that foundation of structure is stable, strong to support the load safety. Lifting equipment: when lifting material or component, use appropriate lifting equipment and follow safe lifting practice to prevent accident and injuries. Guardrail and barriers: install guardrail, barrier or safety net where applicable to prevent fall from elevated platform or work area. Inspection: ये मैंडेटरी है, रेगुलर इंस्पेक्शन, कंस्ट्रक्शन, एनी डिफेक्ट, लूज कनेक्शन, पोटेंशियल सेफ्टी, उसको आइडेंटिफाई करने, उसको बताना है। सो बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस हाइट सेफ्टी मेजर, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एक्टिविटी कैन बी कैरिड आउट विद रिड्यूस्ड रिस्क एंड प्रमोट सेफ सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट टू ऑल वर्कर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सेफ्टी इन वेल्डिंग एंड गैस कटिंग यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो सेफ्टी इन वेल्डिंग एंड गैस कटिंग में क्या क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या काम कर रहे हो, तो वेल्डिंग है, गैस कटिंग है, हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, स्पार्क है, फ्लेमेबल गैसेस अगल बगल है, तो वो सिग्निफिकेंट हजार्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उसको मैनेज कैसे करना है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग कि मेरा जो भी बंदा है वो प्रॉपर वेल्डर है या नहीं, ट्रेन वेल्डर है या नहीं, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई हो, उसको भी हम इशू कर सकते हैं लाइसेंस। रिस्यूज ट्रेनिंग थ्रू सेफ यूज एंड प्रॉपर टेक्निक, अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल हजार्ड। पीपी, अब पीपीए में एप्रन हो गया, वेल्डिंग हेलमेट हो गया, प्रॉपर फिल्टर्स जो यूज कर रहा है वो कर रहा है या नहीं, सेफ्टी गॉगल्स यूज हो रहा है या नहीं, फ्लेम रेजिस्टेंट क्लोथिंग है, ग्लोव्स है और स्टील बूट्स है। एप्रन और हैंड ग्लोव्स स्पेशल होते हैं उसके। फॉर गैस कटिंग ऑपरेटर शुड वियर फेस शील्ड, गॉगल एंड हीट रेजिस्टेंट क्लोथिंग। जो एप्रन बताया ना, हैंड ग्लोव्स और एप्रन, दैट हीट रेजिस्टेंट क्लोथिंग। ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। वेंटिलेशन: अब जहां गैस कटिंग होगी वहां पे फ्यूम जनरेट होगा, स्मोक जनरेट होगा, गैसेस होगा, तो उसके लिए वेंटिलेशन प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। फायर प्रिवेंशन: अब वेल्डिंग है तो अगल बगल में फ्लेमेबल मटेरियल होगा तो उसको हटाना है, एरिया फ्री फ्रॉम फ्लेमेबल मटेरियल। गार्डनिंग करनी है, शीट लगानी है, एक्सटिंग्विशर अवेलेबल करना है, फायर वॉश सिस्टम इंप्लीमेंट करनी है, स्टैंड बाय पर्सन वहां होगा। हैंडलिंग की स्टोर और गैस सिलेंडर प्रॉपरली होना चाहिए, प्रॉपर ट्रॉली होना चाहिए उसके लिए, सिक्योर देम इन अपराइट पोजीशन एंड यूजिंग प्रॉपर हैंडलिंग, इंश्योर दैट गैस सिलेंडर आर एडिक्वेटली लेबल, आइडेंटिफाई देयर कंटेंट। अब दूसरा क्या है, गैस कटिंग का प्रिकॉशंस होता है, वेल्डिंग का पहले देख लेते हैं कि सेफ्टी, क्लियर वर्क एरिया होना चाहिए, फ्लेमेबल मटेरियल, डेब्रिस, ट्रिपिंग हजार्ड, यूज नॉन कंबस्टिबल वेल्डिंग कर्टन्स जो मैंने अभी बताए थे, एंड स्क्रीन्स प्रॉपर लगानी है,
सो दैट आपका जो स्पार्क है या रेडिएशन पास ना हो। गैस कटिंग प्रिकॉशंस, mark and secure the cutting area to prevent accidental contact with flammable material। दूसरा, आप जहां पे काम कर रहे हो वो 10 मीटर की आपकी जो पाइप है डीए और एसिटिलीन की, वो उतनी दूर होनी चाहिए। बोथ एंड पे फ्लैशबैक अरेस्टर चेक वॉल जो बैक फ्लो प्रिवेंट करे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्ट, जो वेल्डिंग केबल्स है रेगुलरली चेक करना है कि डैमेज वियर एंड टियर ना हो। प्रॉपर रेटेड केबल्स यूज करने हैं। अवॉइड एक्सटेंशन कॉर्ड या उसका भी एक्सेसिव यूज वो नहीं करना है। एक्सटेंशन कॉर्ड जहां हम लगाते हैं वहां क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा और उसका रेटिंग कम हो जाएगा, तो वहां पे आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो अवॉइड यूजिंग एक्सटेंशन कॉर्ड एज मे लीड टू voltage drop and increase the risk of electrical hazard। post operation safety कि ऑल इक्विपमेंट टर्न ऑफ है, सिलेंडर क्लोज हो गए हैं, प्रॉपरली स्टोर्ड कर दिए हैं, वॉल वगैरह सारे क्लोज हो गए हैं, टेस्ट करने देखने हैं। अलाउ वेल्डेड और कट मटेरियल टू कूल डाउन बिफोर हैंडलिंग। हॉट परमिट, implement hot work permit system to control and authorize the welding gas cutting activity, ensure proper safety or follow emergency procedure। proper emergency procedure वेल डिफाइंड इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, उसमें एड्रेस होना चाहिए पोटेंशियल एक्सीडेंट इंक्लूडिंग बर्न, इलेक्ट्रिकल शॉक, गैस लीक, सारा कुछ। बाकी ये सारा हम करके हम क्या कर सकते हैं, सेफ वर्क एनवायरनमेंट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा FBA, यूज ऑफ FBA सेफ्टी मेजर्स इन वेल्डिंग एंड ग्लास कटिंग। FBA स्टैंड फॉर फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड असेसमेंट, या इसको हम फायर हजार्ड असेसमेंट कहते हैं, फायर हजार्ड रिस्क असेसमेंट, which is a systematic evaluation of potential hazard explosion risks in a particular area in welding and cutting operation। FBA is essential to identify and mitigate fire and explosion hazard to ensure safety of the worker and surrounding। अब उसमें use some safety measures of for cutting। तो पहले फायर एंड एक्सप्लोजन रिस्क असेसमेंट क्या है कि कंडक्ट थरो रिस्क असेसमेंट of welding and cutting process, work area and surrounding environment to identify potential fire and explosion hazard। Evaluate the presence of flammable material, gases, vapor in the vicinity of welding and cutting area। Analyze the potential source of ignition such as spark, hot metal। और आपको FRA पता है, ये FRA ही है, फायर रिस्क असेसमेंट। अब इसको 4 या 5 पॉइंट में आप डिवाइड कर लो। एक, जलने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो एक होता है सबसे पहले कोई चीज जले जिसको हम फ्यूल बोलते हैं। दूसरा, उसको कोई चीज जलाए जिसको हम इग्निशन सोर्स कहते हैं। तीसरा, वहां पे उसको सपोर्ट करने के लिए एयर ये होती है। अगर ये तीनों को हटा देते हैं तो हम क्या करेंगे, आग लगने से रोक सकते हैं। तो वही रिस्क असेसमेंट हमको यहाँ करना है। एनालाइज पोटेंशियल सोर्स ऑफ इग्निशन सच एज स्पार्क, हॉट मेटल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। असेस वेंटिलेशन सिस्टम की फ्यूम्स और गैसेस जनरेट जो हो रही है वो निकल जाए। आइडेंटिफाई पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। डिटरमाइन फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट आप लोगों को पता है, आई थिंक फर्स्ट इसमें हमने ये किया था। हाँ सर पता है। Determine need for specialized fire protection system or emergency response procedure। Then safety measures in welding cutting की adequate ventilation चाहिए कि gases fumes वगैरह वहां accumulate ना हो। Proper PPE करना है। अब proper PPE means protective equipment क्या क्या होगा, welding helmet, safety goggle, flame resistant clothing या जिसको apron बोलते हैं, gloves, steel toe boot। इसके अलावा रेजिस्टेंस के लिए फायर ब्लैंकेट वगैरह आते हैं
जो अगल बगल या एरिया में आप डाल सकते हो। फायर प्रिवेंशन, कीप वर्क एरिया फ्री फ्रॉम फ्लेमेबल मटेरियल, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल यूज करना है। व्हेन पॉसिबल हैव फायर एक्सटिंग्विशर फॉर रेडीली अवेलेबल। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ गैस सिलेंडर, जो भी आप गैस सिलेंडर ला रहे हो वो अपराइट पोजीशन में सिक्योर्ड करके लाना है। प्रॉपर ट्रॉली उसके लिए यूज करनी है। हॉट वर्क परमिट सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। फ्लैशबैक अरेस्टर, चेक वाल्व्स, आपके फ्लो बैक गैसेस को रोकते हैं, वो सिलेंडर के साथ होना चाहिए। वो कितना खोलना है, क्या खोलना है, सारा हो। उसके गेजेस प्रॉपर हो। इंस्पेक्शन मेंटेनेंस रेगुलर हो, कि आपके केबल्स है, होज है, गैस सिलेंडर है, ये कोई डैमेज या वो नहीं होना चाहिए उसको। ठीक है। फायर वॉच, जब एक्टिविटी चल रही है हाई रिस्क तो फायर वॉच रहेगा। कटिंग ऑपरेशंस के बाद आधे घंटे तक वहां रहेगा। कोई अनइवन या अनडिजायरेबल कोई स्पार्क या कोई आग लगी ऐसा नहीं होना चाहिए। एरिया फ्री फ्रॉम हो तब वो साइट छोड़ेगा। उसके साथ वहां का जो सुपरवाइजर रहेगा वो दोनों क्लोज करके फिर परमिट क्लोज होगा। ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये आपका FBA हो जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लोटो है। तो लोटो हमने पहले ही देख लिया। 2 इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रोसीजर्स है टू मैनेज इलेक्ट्रिकल वर्क, प्रिवेंट हजार्ड्स ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट हमने देख लिया था कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट करता है। इसमें ऑल नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशंस है कि टास्क डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद हजार्ड असेसमेंट है, सेफ्टी मेजर्स हम क्या ले रहे हैं, ऑथराइज पर्सनल कौन है, वैलिडेशन कितना होगा उस काम का, 2 घंटे 5 घंटे, प्रॉपर उसका लोटो होना चाहिए। एक्सपायरेशन परमिट के बाद उसमें इनवैलिड हो जाएगा। लोटो सिस्टम प्रोसीजर कंट्रोल करते हैं हम हजार्डस एरिया सोर्स को। अब वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, हाइड्रोलिकल है, न्यूमेटिक है, कोई भी हो सकता है। तो ड्यूरिंग मेंटेनेंस, रिपेयर एंड सर्विस, गोल क्या है हमारा? टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड इक्विपमेंट स्टार्टअप और रिलीज ऑफ स्टोर एनर्जी एंड विच कुड लीड टू सीवियर इंजुरी और फैटिलिटी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? लोटो सिस्टम लगाते हैं। अब उसमें क्या क्या स्टेप है कि सबसे पहले हमको एनर्जी सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं। अब उसके लिए क्या होता है हमारा एनर्जी फ्लो डायग्राम्स होती है कि एनर्जी फ्लो डायग्राम हर पैनल के ऊपर आपका एनर्जी EFD लगती है, एनर्जी फ्लो डायग्राम, कि वो कितने वैट वोल्ट का है, कहाँ से इसका इनपुट आ रहा है, इसका सप्लाई कहाँ जा रहा है, कट ऑफ कहाँ है, ये सारा उसमें दिया होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई ऑल सोर्सेज, ये होगा आपका एनर्जी फ्लो डायग्राम से। EFD पता है ना आप लोगों को? हेलो, हाँ एनर्जी फ्लो डायग्राम पता है ना? सिंगल लाइन हाँ डायग्राम होती है। यस सर। लॉग आउट टैग आउट डिवाइसेस यूज करने हैं कि जो अलग अलग लगेगा, फिजिकली आइसोलेट होगा, चेक होगा। एनर्जी आइसोलेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि फिजिकली डिस्कनेक्टेड, पॉजिटिव आइसोलेशन हो चाहिए। उसके बाद रेसिडुअल एनर्जी सोर्स अगर कुछ है तो उसको डे एनर्जाइज कराना है, वो वेरिफिकेशन के थ्रू होगा जिसको टेस्ट आउट बोलते हैं। तो ये अब लोटो हो गया है। तो वेरीफाई ऑल एनर्जी सोर्स आर इफेक्टिवली लॉकआउट एंड डी एनर्जाइज बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। वर्क कंप्लीशन के बाद मेंटेनेंस वर्क आप कर रहे हो, रिपेयर वर्क कर रहे हो, इंश्योर दैट ऑल टूल्स इक्विपमेंट आर रिमूव्ड and person are clear for the area. उसके बाद release of lockout or tag out. Only authorized person who perform the lotto are allowed to remove his device and restore equipment as in operational state. So by both electrical work per lotto are critical safety measures in electrical work, और इसके लिए हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या स्टैंडर्ड। तो उसको रेफर करके हम यहाँ डेवलप करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
वंस ये कंट्रोल हो गया तो आपका एनवायरमेंट ड्यूरिंग मेंटेनेंस, रिपेयर, सर्विसिंग एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, सेफ वर्क एनवायरमेंट आप अचीव कर सकते हैं। तो का चैप्टर 5 खत्म होगा। नेक्स्ट में हम चैप्टर 6 में आएंगे, दैट इज इंटरेस्टेड चैप्टर है, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। इसको इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम भी बोलते हैं। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो आज हम यही रुकते हैं, काफी लंबा हो गया यस सर। और खत्म भी हो गया। और ये समय Yes, थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, शाम के समय। और सैटरडे का ठीक है, बस संडे वगैरह ये समय अच्छा लग रहा है मेरे को। एनर्जी भी ठीक से रहती है, एक्सप्लेनेशन भी होता है, डाउट क्लियरिंग भी होता है। आपको कौन सा अच्छा लगा, रेगुलर क्लास 8 बजे वाला या आज का? अभी का अच्छा है सर। 8 हम्म? बजे का क्या है, थक जाते हैं काम से, ड्यूटी से आने के बाद। हाँ नहीं, बाकी हमारा भी बाकी एक्टिविटीज होती है ना, तो है ये ना? थोड़ा सा अच्छा होता है। तो हम ट्राई करेंगे कि संडे का यही टाइमिंग रखे। चले हाँ, फिर। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। ओके सर, बाय सर।